तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1880 का दशक। भारत पर अंग्रेजों का राज था और सच कहें तो आम भारतीयों की आवाज कहीं दबी हुई थी। मतलब देश में पढ़े लिखे समझदार लोग तो थे, लेकिन वो सब बिखरे हुए थे। कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक मंच नहीं था जहां सब मिलकर अपनी बात रख पाते। और बस इसी एक जरूरत ने जन्म दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। तारीख थी 28 दिसंबर 1885 और जगह थी बॉम्बे। यही वो सवाल है जो हमें आज़ादी की इस पूरी कहानी के दिल में ले जाता है। देखिए, कांग्रेस सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, बल्कि एक आंदोलन का धड़कता हुआ दिल थी। इसकी हर साल होने वाली मीटिंग एक मील का पत्थर साबित हुई, जहां लिए गए फैसले भारत की तकदीर लिख रहे थे। तो चलिए इन ऐतिहासिक अधिवेशनों के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे आज़ादी की ये नींव रखी गई थी। इस सफर में हम 6 जरूरी पड़ावों से गुजरने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक मंच का जन्म हुआ, फिर कैसे वंदे मातरम जैसी धुन ने एक राष्ट्रीय पहचान बनाई, कैसे पार्टी टूटी और फिर जुड़ी, कैसे गांधी जी के आने से सब कुछ बदल गया, और फिर कैसे पूर्ण स्वराज की मांग से लेकर भारत छोड़ो के नारे तक हम आज़ादी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे। तो पहला पड़ाव, एक राष्ट्रीय मंच का जन्म। ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात नहीं थी, ये पूरे देश को एक आवाज देने की पहली बड़ी कोशिश थी। यहीं से आज़ादी की कहानी की नींव पड़नी शुरू हुई। यहाँ पर ना कांग्रेस के जो संस्थापक थे, उनकी सोच देखने लायक है। जरा सोचिए, कितनी कमाल की स्ट्रैटेजी थी। पहले 4 सेशन 4 अलग-अलग शहरों में, और अध्यक्ष वो भी अलग-अलग समुदायों से। देखिए, बॉम्बे में बंगाली हिंदू WC बैनर्जी, फिर कलकत्ता में एक पारसी दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात उठाई। उसके बाद मद्रास में पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी, और तो और इलाहाबाद में पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल। मैसेज एकदम क्लियर था कि भाई, ये जो आंदोलन है ना, ये पूरे भारत का है, किसी एक इलाके, एक धर्म या एक जाति का नहीं। तो एक पॉलिटिकल ढांचा तो बन गया था, लेकिन किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए सिर्फ नीतियां काफी नहीं होती, उसे एक पहचान चाहिए, एक आत्मा चाहिए। अब कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम को कल्चरल और इमोशनल तौर पर गणना शुरू किया। साल था 1896, जगह कलकत्ता, प्रेसिडेंट थे रहमतुल्लाह एम सयानी, और यहीं वो ऐतिहासिक पल आया जब पहली बार वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। ये सिर्फ एक गीत नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम की आग को और भड़का दिया। और फिर ठीक 15 साल बाद 1911 में एक बार फिर कलकत्ता में ही एक और धुन गूंजी जो इतिहास रचने वाली थी। बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में पहली बार जन गण मन गाया गया। उस दिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वो एक आज़ाद भारत का राष्ट्रगान सुन रहे हैं। लेकिन देखिए, जैसे जैसे कोई भी आंदोलन बड़ा होता है, उसके अंदर मतभेद भी पैदा होते हैं। अब सवाल ये नहीं था कि आज़ादी चाहिए, बल्कि सवाल ये था कि आज़ादी कैसे चाहिए। और इसी सवाल पर सोच का फर्क इतना बढ़ गया कि टकराव होना तो तय था। कांग्रेस अब 2 ग्रुप में बढ़ चुकी थी, नरम दल और गरम दल। नरम दल के नेता जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, उनका मानना था कि संवैधानिक सुधारों और याचिकाओं के जरिए, मतलब अंग्रेजों से बातचीत करके, धीरे धीरे अधिकार हासिल किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ थे गरम दल के नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक। वो मजबूत आंदोलन और आत्मनिर्भरता की बात करते थे। उनका तो सीधा कहना था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूं। ये जो टकराव था, ये 1907 के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आ गया। माहौल इतना बिगड़ा कि कांग्रेस 2 टुकड़ों में बंट गई, जिसे हम इतिहास में सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। लेकिन करीब 1 दशक बाद 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक चमत्कार हुआ। न सिर्फ नरम दल और गरम दल फिर से एक हुए, बल्कि आज़ादी की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक साथ एक मंच पर आ गए। और अब कहानी में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जो आज़ादी की लड़ाई का चेहरा हमेशा के लिए बदलने वाले थे। जी हाँ, महात्मा गांधी। उनके आने से कांग्रेस का आंदोलन अब सिर्फ कुछ चुनिंदा नेताओं का नहीं रहा, बल्कि वो पूरे देश का एक जन आंदोलन बन गया। इसी गांधीवादी दौर में महिला लीडरशिप भी पहली बार नेशनल लेवल पर सामने आई। 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी, और फिर 1925 में सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट बनी। ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश था कि आज़ादी की इस लड़ाई में महिलाएं सिर्फ पीछे नहीं हैं, बल्कि वो आगे बढ़कर नेतृत्व भी कर रही हैं। अच्छा,
अब गांधी जी से जुड़ा एक बड़ा मजेदार फैक्ट। क्या किसी को पता है कि वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट कितनी बार बने? सोचिए जरा, सिर्फ एक बार। जी हाँ, सिर्फ एक बार। ये हुआ था 1924 में, बेलगाम सेशन में। और इसको याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। मान लीजिए गांधी जी के एक हाथ में है बेल, मतलब घंटी, और दूसरे हाथ में है टॉर्च। तो बेल से हो गया बेलगाम, और टॉर्च में जो ट और च है, ट से 2 और च से 4, बन गया 1924। है ना कमाल का तरीका? बस यही वो एक मौका था जब वो अध्यक्ष बने। गांधी जी के आने के साथ आंदोलन की सोच में एक जबरदस्त बदलाव आया। अब बात छोटे मोटे सुधारों या थोड़े और अधिकारों की नहीं थी। लक्ष्य अब एक ही था, और वो था पूरी आज़ादी। और फिर आया वो टर्निंग पॉइंट जिसने आज़ादी की लड़ाई की दिशा ही बदल दी। साल था 1929, लाहौर अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पास किया। ये एक ऐलान था कि अब भारत किसी भी तरह की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। और इसी सेशन में ये भी तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तो तय हो गया, पर ये आज़ाद भारत दिखेगा कैसा? इसका जवाब मिला 1931 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुए कराची अधिवेशन में। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी पर प्रस्ताव पास हुए। मतलब आज़ाद भारत में नागरिकों के अधिकार क्या होंगे और देश की इकोनॉमी कैसी होगी, इसका पहला ब्लूप्रिंट यहीं तैयार हुआ था। फिर 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस, जिनका अंदाज और जिनके विचार दोनों ही क्रांतिकारी थे। उन्हीं के नेतृत्व में पहली बार एक नेशनल प्लानिंग कमीशन का आइडिया सामने रखा गया। ये एक आज़ाद भारत की इकोनॉमी को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की नींव थी। दशकों के संघर्ष के बाद अब हम कहानी के आखिरी और सबसे निर्णायक दौर में आ पहुंचे हैं। ये वो दौर था जब पूरे देश ने एक साथ मिलकर आज़ादी के लिए अपनी अंतिम और सबसे जोरदार आवाज़ उठाई। साल 1942, बॉम्बे अधिवेशन। यहीं से आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा और आखिरी चैप्टर शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेज़ों को एक सीधा और साफ मैसेज दिया गया, क्विट इंडिया। और इसी मंच से गांधी जी ने देश को वो नारा दिया जो करोड़ों लोगों के दिलों में उतर गया, करो या मरो। 1946 के मेरठ अधिवेशन तक आते आते आज़ादी की सुबह बस होने ही वाली थी। और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो कांग्रेस की भूमिका में एक ऐतिहासिक बदलाव आया। जो संगठन 60 साल से ज्यादा समय तक आज़ादी के लिए लड़ रहा था, अब उसे एक नए देश का भविष्य बनाना था। एक स्वतंत्रता आंदोलन अब एक नए आज़ाद राष्ट्र की रूलिंग पार्टी बन चुका था। तो एक छोटे से ग्रुप से शुरू होकर एक देशव्यापी आंदोलन बनना और फिर एक देश की सरकार बनना, ये सफ़र हमें दिखाता है कि कैसे एक संगठित कोशिश और एक साफ लक्ष्य इतिहास का रुख मोड़ सकते हैं। ये सोचने वाली बात है कि दशकों लंबे इस संघर्ष की विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है।